मैं खुद आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ रिजेक्शन। अब मेरे लिए ये नौकरी नौकरी से ज़्यादा एक सामाजिक जिम्मेदारी है। बहुत सारी कहानियां हैं हमारे पास। आप बच्चे के साथ एक अच्छा कनेक्ट एस्टैब्लिश कर लें तो आप बच्चे की सोचने के तरीके को चेंज कर सकते। खुद पर्सनली 12वीं तक इंग्लिश को हिंदी में पढ़ाते के साथ जो काम करने वाले शिक्षक हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? सबसे पहले तो उनको लगता है हमारे लिए काम बढ़ा रही है। महिला काम करती है और अगर आप उसके काम को टक्कर ना दे पाए तो पुरुष वर्ग प्लस महिला वर्ग जो ध्यान आपके से देखते हैं। वो आपके काम को आपके चरित्र से जोड़ देंगे या आपके मातृत्व से जोड़ लगता है। जब इतने सारे बच्चों का भविष्य बनाएंगे तो इनकी दुआओं से मेरा बच्चा तो अपने आप कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम सर्वेद विक्रम है। आज हमारे बीच बातचीत के लिए आकांक्षा सक्सेना जी आई हैं, जो कंपोजिट स्कूल आगाहपुर बिसरख गौतम बुद्ध नगर में सहायक शिक्षक हैं। आकांक्षा जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और आकांक्षा ने एमएससी किया है, एमए किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल वर्क में। इन्होंने बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स किए हैं और पिछले अगस्त 2010 से ये शिक्षक के रूप में काम कर रही हैं। तो आकांक्षा, आपका बहुत स्वागत है। और इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि आप अपने बारे में, अपने शुरुआती जीवन के बारे में और कैसे आप शिक्षक बनी और जो आपने काम सीखा शिक्षक के रूप में, उस बारे में थोड़ा बताइएगा। श्योर सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आकांक्षा सक्सेना है। मैं बरेली के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ और मेरी सारी शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। शिक्षा के बाद मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन कुछ बुनियादी शिक्षा में कमी के कारण या फिर कहा जाए कि भाषा पर पकड़ के कारण मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। 2010 में मैंने एक शिक्षक के रूप में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यभार ग्रहण किया, लेकिन मैं बताना चाहूँगी मैं कभी बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक बनना नहीं चाहती थी। आई वॉज अ एक्सीडेंटल टीचर, लेकिन भाग्य को जो चाहिए होता है वैसा हुआ और जब मैं शिक्षा विभाग में आई, और मैं कहूँगी कि मुझे 6 से 7 साल लगे इस सच्चाई को स्वीकारने में कि मैं शिक्षक हूँ और मुझे कितना कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन जब वो एक यू टर्न आया जहाँ मैंने एक शिक्षक होना स्वीकारा, उसके बाद से सब कुछ बदल गया। तो अभी पिछले कई सालों में विभाग को स्वीकार किया, बच्चों को स्वीकार किया और एक शिक्षक होने पर आज मैं गर्व करती हूँ। और किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं हम, मैं खुद आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ रिजेक्शन। तो नॉर्मली जो परिवारों में रिजेक्शंस होते हैं, टैगिंग होती है और उसका प्रभाव कैसे किसी के व्यक्तित्व पे पड़ता है, ये मैंने पर्सनली फील किया हुआ है। तो आज जब मैं बच्चों के साथ कनेक्ट करती हूँ तो बस एक ही थंब रूल पर कनेक्ट करती हूँ कि वो जैसे भी जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं, जितना भी उनका मानसिक स्तर है, जो भी उनका पेरेंटल सपोर्ट है, जिस भी स्थिति में वो हैं, मैं उनको वैसा ही स्वीकारती हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ पर एक्सेप्टेंस शुरू हो जाती है वहाँ पर कनेक्शन शुरू हो जाता है और वहीं पे आप एक सफल शिक्षक बन जाते हैं। और अब मेरे लिए ये नौकरी से ज़्यादा एक सामाजिक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को मैं अपनी क्षमताओं में रहते हुए पूरी तरह से निभाने की कोशिश करती हूँ। लोगों से सीखती हूँ और बच्चों तक क्या बेस्ट चला जाए, किस तरह से वो इस ग्लोबलाइजेशन के टाइम में जब सब कुछ इतना भाग रहा है, हम रील वाली दुनिया में भाग रहे हैं, कैसे उनको अपग्रेड कर दिया जाए, कैसे उनको वो सब कुछ दे दिया जाए जो बहुत हाई फाई स्कूल में मिलता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग उन बच्चों के लिए वो लास्ट होप है जहाँ वो अपनी पढ़ाई के लिए देखते हैं, मेंटल सपोर्ट के लिए टीचर्स की तरफ देखते हैं, मनोबल के लिए टीचर्स की तरफ देखते हैं। तो बेसिक शिक्षा विभाग का टीचर केवल टीचर नहीं होता, पार्शली एक अभिभावक होता है। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम सब इसे बहुत बहुत आनंद के साथ निर्वहन करते हैं। आकांक्षा, आपने बच्चों की पृष्ठभूमि की बात कही। जी ये स्पष्ट है कि जो बच्चे आते हैं उनकी पृष्ठभूमि में बहुत तरह के अभाव हैं। माता पिता बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी जिम्मेदारियां, उनका काम धाम
और जीविका कमाने की जो जद्दोजहद है, और जो परिवार का माहौल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके सीखने को और पठन के स्तर को प्रभावित करती है जी। और नेगेटिवली भी कई बार प्रभावित करती है। तो आपको लगता है कि अगर स्कूल में मेहनत की जाए और उनके साथ काम किया जाए तो जो घर का प्रभाव है, वातावरण का जो प्रभाव है, उसको आप उससे उससे आप निपट सकते हैं, उससे आप पार पा सकते हैं? बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो वर्तमान व्यवहार है वो दो चीज़ों से आता है, एक उसकी हेरिडिटी और एक उसका एनवायरनमेंट। हेरिडिटी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो माता पिता जो भी उसका बैकग्राउंड है, उसके दादा परदादा जो भी अनुवांशिकी चली आ रही है, उसमें हम कोई ऑल्टरेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब बच्चा है इस दुनिया में। लेकिन एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज़ है, इंस्पाइट ऑफ कि उनके घर का बैकग्राउंड क्या है, किसी के पिता होते हैं, किसी की माता नहीं होती, किसी के दो दो पिता होते हैं, किसी को अपने भाई बहनों को ही पालना पड़ता है, किसी के घर में एक वक्त की रोटी होती है। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं हमारे पास। स्पेशली मैं जिस ज़िले से आती हूँ, नोएडा में, वहाँ पर बहुत सारी माइग्रेंट पॉपुलेशन है, और आप पाएंगे कि उनका जो बेसिक एम है वो कमाना है। तो माँ बाप दोनों चले जाते हैं बाहर, तो बच्चों पर केवल पढ़ने का ही बोझ नहीं है, बल्कि अपने छोटे भाई बहनों को पालने का भी बोझ है। इस स्थिति में वो एक ऐसा शहर है जहाँ बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, और जितनी अपॉर्चुनिटीज़ सही होने की हैं उससे ज़्यादा गलत होने की हैं। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है, और मैंने ऐसा पिछले कई वर्षों में अनुभव किया है कि अगर आप बच्चे के साथ एक अच्छा कनेक्ट एस्टैब्लिश कर लें, तो आप बच्चे की सोचने के तरीके को चेंज कर सकते हैं। ये जो आपने कनेक्ट शब्द कहा, ये बड़ा आकर्षक है। जी बच्चों से कनेक्ट या बच्चों से एक तादाद में एक रिश्ता कैसे बनाते हैं आप स्कूल में? सर, मेरी 14 साल की नौकरी हो गई है, और 14 साल की नौकरी में मुझे ये बहुत संतोष देता है कि मैंने आज तक किसी बच्चे पे ना तो हाथ उठाया, ना कभी तेज़ आवाज़ में बात की। और मुझे इस बात का बड़ा अ, संतोष है कि बच्चे चाहते हैं कि मैं उनकी क्लास में जाऊं, उनसे बात करूं। क्यों? क्योंकि जो मैं कनेक्ट की बात कह रही हूँ ना, कनेक्ट वो पहली सीढ़ी है जहाँ से कोई भी पढ़ाई, कोई भी समझ, कोई भी अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन बिहेवियर की एक्सेप्टेंस जहाँ पर आप शुरू कर देंगे, जैसे उनको लगेगा कि ये तो अपने जैसी है, ये मैडम नहीं है, ये माँ जैसी है। और आप बिना इस बात का परहेज करे हुए वो कैसे दिख रहे हैं, उनकी शर्ट में कितने बटन हैं, क्या उनकी पैंट की जिप हटी हुई है, वो जैसे भी, अगर वो गाली भी दे रहे हैं तो भी आप उनको ऐसे ही एक्सेप्ट करके एक माँ के फॉर्म में आके, मतलब आपको हर बार एक हैट चेंज करनी होती है, समटाइम्स एज अ टीचर, समटाइम्स एज अ मदर, समटाइम्स एज अ प्रभु। तो आपको जाना पड़ेगा। कनेक्ट का मतलब है बच्चा जिस भी मना स्थिति में है, उस स्थिति में घुसकर उसके उस बच्चे को बाहर निकालना जो आप बनाना चाहते उसके हैं। स्तर पर उतर कर। बिल्कुल। बढ़िया। किसी बच्चे या बच्ची का स्मरण होता है आपको जिसका अनुभव आपको हमेशा याद रहता हो? बिल्कुल सर, एक बहुत अच्छी अनुभव है मेरे पास। मुझे लगता है ये शुरुआती दौर में हुआ। आगापुर में मेरी नई नई ज्वाइनिंग थी, और एक बच्ची थी जो झाड़ू लगाती थी। तो जो लोग सरकार की तरफ से काम करते हैं गांव में, उन्हीं की वो बेटी थी। तो वो एक दिन झाड़ू लगा रही थी, तो मैं स्कूल पहुंची, तो मैं उसको पूछा कि तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? तो उसने बोला कि मेरे घर में भाभी बीमार रहती है, मम्मी उनकी सेवा करती है, उनका ये काम है, तो मैं उनकी जगह आ जाती हूँ। मैं कहा तुमको पढ़ने का मन नहीं करता? बस मैंने इतना ही पूछा, उसने रोना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा रो क्यों रही हो? कि जी पढ़ने के तो पैसे ही नहीं है, भाई लोग पढ़ने नहीं देते। तो मैंने कहा तुम पढ़ना चाहती हो? हाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अपनी मम्मी को बुला के लाओ। तो वो अपनी मम्मी को बुला के लाई। फिर उधर भाइयों का डोमिनेशन था, थोड़ा सा भाई थे उसके 6 जो नहीं चाहते थे कि वो पढ़े। तो मैंने कहा कि जिस भी भाई की चलती है, जो भी आर्थिक मदद करता है परिवार में, उसको भी लेके आओ। तो मैंने कहा ये बच्ची पढ़ना चाहती है और आप इसे क्यों नहीं पढ़ने देना चाहते? तो उनका भी सिमिलर था कि घर में एक बहू है जो हमेशा बीमार रहती है, हम सब कमाते हैं, सब मेडिकल पे चला जाता है। तो मैंने कहा बस ये आर्थिक प्रॉब्लम है ना। हाँ, मैंने कहा मैं दूंगी आर्थिक, आप बच्ची को पढ़ाएं। उस वक्त वो बच्ची 17 साल की थी। अब ये था कि 8वीं तक की तो हमारी फ्री एजुकेशन होती है। 8वीं के बाद 9वीं में जब जाएगा तो पेरेंट्स को पैसा खर्च करना पड़ेगा, और अगर पेरेंट्स ने हाथ जोड़ दिए तो वहीं उसका भाग्य लिख जाता है पढ़ाई के मामले में। तो मैंने बोला कि चलो तुम मेरे साथ, मैं एडमिशन कराती हूँ। मैं पर्सनली, मेरे स्टाफ की जो हेड थी उन्होंने मेरा सहयोग किया।
मैं पर्सनली उसको अपनी एक्टिवा पे बिठा के ले गई, 2-4 स्कूल लेके गई, सब किसी ने मना कर दिया, क्योंकि 17 साल की उम्र थी, 8वीं का भी उसके पास टीसी नहीं था, एग्ज़ाम नहीं दिया था। तो बहुत आगे पीछे करके कई स्कूलों में जाके एक स्कूल में मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप इसका टेस्ट ले लो, अगर टेस्ट में पास हो जाती है तो आप एडमिशन दे दो। टेस्ट में कैसे पास होती है, उसने पीछे 7-8 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी, तो टेस्ट भी नहीं क्लियर कर पाई। तो फिर बहुत ये जो हमने इस प्रोसेस में जो स्ट्रगल किया था ना, उसमें उसकी वो एक ज्योति जग गई कि मुझको पढ़ना है, कोई है जो मेरी पढ़ाई को सपोर्ट करना चाहता है, तो मुझको पढ़ना है। तो वो रो दी, मैम बस एडमिशन करा दो मैम, मैं आपको बता रही हूँ मैम, मैं निकाल के दिखाऊंगी, जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूँगी। तो एक हमारे पास में स्कूल का नाम मैं नहीं लूँगी, मैंने जाके प्रिंसिपल से बहुत पर्सनल लेवल पे रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा एक काम करते हैं, आप इसको 3 महीने दो, देखते हैं, अगर ये कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाती है तो कंटिन्यू करेंगे, इसकी किताबें, इसकी ड्रेस, इस सब का भार मेरा, ये नहीं देगी पैसे, मैं दूंगी डायरेक्टली, ये केवल पढ़ने आएगी। तो अच्छी महिला थी वो, उन्होंने मेरी बात समझी, फिर उन्होंने स्ट्रगल भी देखा। हम 3 महीने तक घूमते रहे, नोएडा के जितने भी सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट स्कूल थे, उसमें सबको पता था कि ये केस घूम रहा है तो वो थोड़ी सी लिबरल थी, तो उन्होंने 3 महीने का वक्त दिया, बच्ची का एडमिशन लिया। उन्होंने कहा लेकिन हम प्रॉपर रजिस्टर पे नहीं लिखेंगे जब तक ये इस लेवल पे नहीं होगी। ये ठीक है। 3 महीने तक उस बच्ची ने डेली घर का पूरा काम करती थी, खाना बना के जाती थी, और वहाँ पर उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। मतलब एटलीस्ट टीचर्स को, जैसे अब्राहम लिंकन के बारे में हम पढ़ते हैं कि माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, वैसे उस बच्ची ने 3 महीने में एटलीस्ट ये प्रूव कर दिया कि शी इज़ विलिंग, कर सकती है। उस पर टीचर कन्विंस थी, फिनेंस था, तो उन्होंने कहा ठीक है पढ़ने देते हैं। मुझे फाइनली शी गॉट एडमिशन इन क्लास 8th। और उसके बाद जब वो 10th में पास हुई, मैं तो भूल गई, क्योंकि टीचर से मेरी बातचीत थी, मेरा खुद का बच्चा छोटा था, घर में बहुत जिम्मेदारियां थी, स्कूल, मैं तो भूल गई, पैसे जाते रहते थे, हर 6 महीने पे फीस जाती है जैसे आपको पता है। 10th में उस बच्ची को 78% आया, 78%। और उस वक्त मुझे मैं बालिका शिक्षा में स्टेट लेवल पे ट्रेनिंग देती थी, ये मेरे लिए बहुत रोल मॉडल था। और ये इतना इंस्पायर करता है कि समटाइम्स ऑल दे नीड अ पुश, कोई है उनके पीछे, कोई है जिसको इस बात की परवाह है, कोई है जो उनके डिसीजन में उनके साथ खड़े होने को तैयार है। उस लड़की ने 12वीं भी कर लिया, और अभी पिछले 2 साल पहले मेरे उससे मुलाकात हुई थी। नाउ शी इज़ मैरिड, हाँ, और किसी गांव में एक अच्छे पढ़े लिखे लड़के के साथ उसकी शादी हुई है। और अच्छी बात यह है कि वो आंगनवाड़ी में कहीं काम भी कर रही है। बहुत बढ़िया। आपके स्कूल में जो बच्चे आते हैं, ख़ास करके जो लड़कियां आती हैं, उनको अपने जीवन के बारे में, आगामी भविष्य के बारे में, उनके मन में कोई रोल मॉडल है? कभी आपने ऐसा देखा हो, सोचा हो, पूछा हो? पता नहीं ये क्या सब रोल मॉडल हाँ है भी या नहीं है? बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि एक टीचर जब स्कूल में घुसता है, वो जिस तरह से बच्चों से कनेक्ट करता है, वो क्या पहनता है, वो कैसे बात करता है, वो जीवन के डिसीजन कैसे लेता है, वो रोज़मर्रा के जीवन में बच्चों से बात कैसे करता है, इसके आधार पर उनके मन में उनके रोल मॉडल बनते हैं। और ये बड़ी, अगर हमको कभी घर में कोई प्रॉब्लम है तो हमें बतानी पड़ेगी कि हमको तुमसे ये परेशानी है। ये बच्चे जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, हमारे स्कूलों में बच्चे हैं, ये इतना अद्भुत है कि आप कभी मानसिक तौर पे कहीं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है ना, तो ये बच्चे आपके पास आएंगे, पूछेंगे मैम आप ठीक है, दिस इज़ अ कनेक्ट वी हैव। और आपका हर वो चीज़, अगर वो आपको रोल मॉडल मानते हैं, तो आपके बाल बनाने का तरीका, आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपका बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, सब कुछ कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं। सब कुछ कॉपी करते हैं। तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है कि एक टीचर कैसे बोल रहा है, कैसे हंस रहा है, कैसे अपनी बात बता रहा है। बड़ी जिम्मेदारी है। बड़ी जिम्मेदारी है। आपने जर्मन सीखी है, आपने फ्रेंच भी सीखा है, और आप अंग्रेज़ी की ट्रेनर हैं, आपने बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं, और आप शिक्षकों को अंग्रेज़ी कैसे सिखाएं, कैसे इम्प्रूव करें, इसकी ट्रेनिंग भी देती हैं। ये सारा काम करते हुए आप अपना मोटिवेशन, अपनी एनर्जी कैसे बनाए रखती हैं? हाउ यू कीप योर सेल्फ सर मुझे मोटिवेटेड एंड या अब मुझे ऐसा लगता है सर कि जब कोई आपकी तरफ एक्सपेक्टेशन रखता है कि वो आपसे कुछ सीखना चाहता है, जैसे इस ग्लास में पानी भरा होगा तभी वो दूसरे में पोर कर दे पाएंगे। सकता है? तो अगर आपको किसी को कुछ देना है,
कुछ सिखाना है तो डेफिनेटली आपको उससे ज़्यादा पता होना चाहिए, तभी आपको सिखा सकते हैं। राइट। तो अगर मुझे इंग्लिश सिखानी है तो जो उनका लेवल है, अब देखिए हमारे बेसिक के स्कूलों में 8वीं को पढ़ाने के लिए टेक्निकली देखें तो एक 10th पास बच्चा 8वीं तक के स्तर को पढ़ा सकता है। हमारे पास, मतलब मेरी बात को अन्यथा ना लिया जाए, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, हमारे पास ओवर क्वालिफाइड लोग हैं, हर कोई एटलीस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड तो है ही। तो ये तो बहुत ऊपर का लेवल हो गया, तो हर बच्चा पढ़ जाना चाहिए, हर बच्चा एक्सेल करना चाहिए। लेकिन बेसिक स्तर पर अगर आप देखेंगे तो ये देयर इज़ अ गैप। टीचर को क्या पता है और बच्चे ने कितना सीखा है, बहुत गैप। इसमें बहुत बड़ा गैप है। तो बच्चे को जहाँ तक पता है वहाँ से बच्चे को उठाना इज़ अ टैलेंट। तो अंग्रेज़ी अगर सिखानी है ऐसे बच्चों को जिन्होंने पहले कभी अंग्रेज़ी पढ़ी नहीं है, जी घर में भी कोई ऐसा वातावरण नहीं है, तो क्या दिक्कत आती है और कैसे आप उसको दूर करती हैं? सर, मैंने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, कैसे शुरुआत करती हैं? जी, मैंने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं शिक्षा विभाग में, वो किसी किताब से पढ़कर नहीं किए। मेरा खुद का अनुभव अंग्रेजी सीखने का 16 साल का है, क्योंकि मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ी थी। और जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी तो मेरे पास किताबें होती थी। जिस वक्त में मुझे कॉन्सेप्ट समझने थे उस वक्त में मुझे लैंग्वेज सीखने में गया, और वक्त लिमिटेड है। तो मैंने ऐसा पाया कि लैंग्वेज इज़ अ बिग गैप। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पाठ्यक्रम में भाषा को विषय के तौर पे देखा जाता है। भाषा और विषय दो अलग अलग चीज़ें। अलग है। भाषा इज बोलचाल, कम्युनिकेशन। मैंने आपसे 4 शब्द कहे, जिस इंटेंशन के साथ कहे, आपके पास उसी इंटेंशन के साथ पहुंच गए बिना किसी गैप के। दिस इज कम्युनिकेशन, जो लैंग्वेज का काम है। लेकिन एक इंग्लिश के पैरा को हिंदी में पढ़ना, मैंने खुद पर्सनली 12वीं तक इंग्लिश को हिंदी में पढ़ा था। तो जब ओह। यस, सरकारी स्कूल में मैं इस बात को कह रही हूँ, मैंने पढ़ा था। और लैंग्वेज को सीखने के लिए मैंने सेल्फ एक्सपेरिमेंट किए कि कैसे इसको सीखेंगे कैसे। तो जो टेक्निक्स डेवलप हुई वो मेरी खुद पर ऑलरेडी अप्लाइड थी। तो मुझे लगा अ नॉर्मल पर्सन कैन लर्न लाइक दिस। तो उसको आप भाषा की तरह अप्रोच करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो आसान जाएंगी। होगा। जैसे क्लास में आप जाके बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बातचीत से शुरू करते बच्चों को ये सुनना अच्छा लगता है। और जब आप बच्चों को कहते हैं आज घर जाके अपने मम्मी पापा को गुड बाय बोलना, जब कल आओगे तब पूछना हाउ आर यू। तो जब रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी जब अपने बच्चे के मुंह से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड बाय, हाउ आर यू जैसे शब्द सुनता है ना, उसके चेहरे पे स्माइल आती है, उसको लगता है मेरा बच्चा कुछ सीख रहा है। तो ये वहाँ से मोटिवेशन चालू होता है। फिर वो जो सीख रहे हैं उसके लिए उनको बार बार प्रोत्साहित करना। जैसे मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, और भाषा को सिखाने के लिए आपको अलग से टाइम चाहिए होगा। तो जो उनके सब्जेक्ट हैं उसमें कैसे इंग्लिश को ऐसे इन्वॉल्व कर दे भाषा को। जैसे सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको बताना है कि भाई पूरे मैप पर कितने कॉन्टिनेंट है। तो अब आप बोल रहे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कॉन्टिनेंट। पढ़ा आप क्या रहे हैं? सामाजिक विज्ञान। भाषा कौन सी है? इंग्लिश। और जब ये आप 4 बार बोलते हैं तो वो 4 बार कान रिसीव करते हैं। एक इमिटेशन की जो टेक्निक है, छोटा बच्चा घर में पैदा सुन होता के है, ही सीखता है। एग्जैक्टली, इमिटेशन इज द फर्स्ट नीड। अब आप माँ बच्चे को कभी ग्रामर की बुक लेके नहीं पढ़ाती है। जो माँ बोलती है वो बच्चा बोलता है। अगर माँ ने कोई भी शब्द बचपन से गलत बोला है और बच्चे ने गलत सुना है तो बच्चा गलत ही बोलेगा। तो इमिटेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आपको कभी नहीं बोलना है कि आओ आज हम भाषा सीखेंगे। आप जो बोल रहे हैं आपको उसे इस तरीके से परोसना होगा कि बच्चे उसको इमिटेट करने पे मजबूर हो जाएं। और जब वो इमिटेशन करें तो आप उनको एनकरेज करें। आपने ब्लॉक स्तर पे अंग्रेजी शिक्षकों का एक समूह गठित किया है। जी, क्या है ये और कैसे ये काम करता है, या उसमें आपका क्या अनुभव रहा है? जी जो शिक्षक आते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? सर, 2017 में गवर्नमेंट ने एक जियो निकाला जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि कुछ स्कूल्स को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करो। क्योंकि एक गरीब आदमी भी जो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से चलाता है वो भी चाहता है कि उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े। तो सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया कि कुछ स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करो। तो हमारे यहाँ गौतम बुद्ध नगर में 100 टीचर्स का एक वैकेंसी निकला, जिसमें हिंदी मीडियम में पढ़ाने वाले टीचर्स को ही इंग्लिश में पढ़ाने के लिए फॉर्म भरने थे। आमंत्रित किया गया। आमंत्रित किया गया कि हम कुछ स्कूलों को कन्वर्ट कर रहे हैं और आप
इंग्लिश के मतलब आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, जो पढ़ाने की भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी। मैं फिर कह रही हूँ कि 8वीं को पढ़ाने के लिए 10वीं पास बच्चा इज मोर देन सफिशिएंट टेक्निकली। तो जो ग्रेजुएशन प्लस बीएड करके आया है या बीटीसी करके आया है, उसकी इतनी अंग्रेजी तो सक्षम होती है कि वो पढ़ा सकता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य था कि 100 एप्लीकेशन के रेस्पॉन्स में केवल 22 आवेदन आए। वो एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। और हमेशा कहते हैं कि जहाँ चुनौती होती है वहीं अवसर होता है। तो मुझे ये चुनौती लगी और अवसर ये लगा कि मसला ये नहीं है कि टीचर्स को इंग्लिश नहीं आती, मसला ये है कि उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ऐसा कर लूँगी, कि मैं ऐसा कर पाऊंगी। तो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने से पहले तो आपको टीचर में वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि वो कर सकते हैं, और ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। फिर उनकी ट्रेनिंग हुई। एग्जैक्टली तो ब्लॉक स्तर पे हमारे जो ब्लॉक अधिकारी थे, मैंने उनको अप्रोच किया। मैंने कहा सर, बिस्ट्रक इज़ लाइक क्रीमी लेयर ऑफ उत्तर प्रदेश। जब बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं, टीचर्स इतने पढ़े लिखे हैं, फिर हमारे यहाँ रिस्पॉन्स इतना पुअर है। तो एक काम करते हैं सर, सैटरडे में 1 बजे के बाद, जो गर्मियों का टाइम होता है हमारा, 1 बजे के बाद 1 घंटे का वॉलंटरी एक इंग्लिश लर्निंग क्लब बनाते हैं, और सारे जो हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं उस पर इसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। जो भी टीचर इच्छुक हो वो आ जाए। सर आप ताज्जुब करेंगे, बहुत टीचर है। हमारा क्लब 50 टीचर से शुरू होके 1 महीने के अंदर, क्योंकि टीचर्स आपस में बात करते हैं, और एक दूसरे को बताया कि हमारे ब्लॉक में चालू हो गया। हमें 1 ही महीने में बाकी के 3 ब्लॉक में भी वो क्लब चालू करने पड़े। तो 1 महीने के अंदर कुछ 200 टीचर्स अपनी स्वतः इच्छा से स्कूल के टाइम के बाद क्लब में आते थे, और वहाँ कोई किताबें नहीं पढ़ रहे। हम उनको बोलते थे आप खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे इंग्लिश में, कोई भी एक टॉपिक, कोई भी एक राज्य उठाकर उसके बारे में कोई भी 5 सेंटेंसेस आपको, बिकॉज वी जस्ट वांटेड टू गिव द कॉन्फिडेंस। आप खड़े होंगे और आप 5 सेंटेंसेस को बोलेंगे। इनिशियली वो हेजिटेशन गया, और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि हमारे कई टीचर थे, उनके भी तो बच्चे स्कूल जाते हैं, वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, लेकिन जब वो पीटीएम में जाते थे तो उनको इंग्लिश समझ तो सब आती थी, लेकिन वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पर एक पर्सनल रीज़न जुड़ गया। उनको लगा ये तो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है, की चीज़ है। हाँ, कि हमें अगर अंग्रेजी आ गई तो हम अपने बच्चों की पेटीएम में हमको निराश नहीं होना पड़ेगा। ऐसी बढ़िया बढ़िया स्टोरीज बाहर निकल के आई, जिसने बहुत मोटिवेट किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि आगे और जाना है, इसको और ब्रॉड लेवल पे लेके जाना है, तो अपनी नॉलेज को इनसे और ऊपर करना पड़ेगा। तो सर मैंने इग्नू से एक इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का कोर्स किया। फिर मुझे लगा कि इसमें सबसे ऊपर क्या है, तो एक कैम्ब्रिज सेल्टा सर्टिफिकेशन होता है जो बहुत चंद लोगों के पास होता है, जिसे विदेश के लोग करते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से करते हैं। वो किया मैंने। मुझे ऐसा लगा, जब मैंने खुद वो कोर्स किया तो मुझे लगा अभी तक मुझे भी अंग्रेजी नहीं आती थी। तो जो आपका एक क्वेश्चन था कि अगर आपको एक सोसाइटी को ड्रैग करना है तो डेफिनेटली आपको उनसे ऊपर होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। फिर आपने एक पैन इंडिया रिसर्च इनिशिएटिव शुरू किया। जी सर। वो क्या था? वो सर, जब हमने इंग्लिश लर्निंग क्लब चालू किए और उसके साथ मुझे लगा कि इसका दायरा बढ़ाना चाहिए, तो उसी बीच हमारा कस्तूरबा के इंग्लिश ट्रेनर सेलेक्ट किए गए ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ 42 टीचर को सेलेक्ट किया गया। उनकी सिलेक्शन एक अच्छे प्रोसेस के थ्रू हुई थी। वो टीचर जो इंग्लिश बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। तो हम लोगों की ट्रेनिंग हुई यहाँ पर इलाहाबाद में, और उसके बाद हमें ये जिम्मेदारी दी गई कि हम KGVB के जो टीचर्स हैं उनको इंग्लिश सिखाएं। वो जो एक मॉड्यूल हमारे पास आया, उससे हमें लगा कि अब हमारे पास बहुत कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको बाहर ले जाया जा सकता है। लकीली मेरे ज़िले में श्री बाल मुकुंद सर थे जो BSA थे, उनको मैंने ये प्रपोज़ल रखा कि सर ये हमारे पास एक मास्टर इन्फॉर्मेशन है, हम इसको स्प्रेड कर सकते हैं, अपने टीचर्स को सशक्त कर सकते हैं। उनको आइडिया अच्छा लगा। तो जो इंग्लिश लर्निंग क्लब में हम पहले कम्युनिकेशन कर रहे थे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर रहे थे, अब जो हमें एक स्ट्रक्चर्ड मटेरियल मिला था वो कंटेंट डिलीवरी करी। तो जो राज्य स्तर पे तो सशक्त करने की बात की गई थी KGVB के टीचर्स को, लेकिन गौतम बुद्ध नगर ने 300 टीचर्स के जो ग्रुप थे, अलग अलग ब्लॉक में चल रहे थे, उनको उस ही मॉड्यूल पर ट्रेनिंग दी। इससे फिर यही ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से सर एक इंटरनेशनल साउथ एशियन स्कॉलरशिप आई, और उस स्कॉलरशिप में ये 42 लोगों को ईमेल गया कि आप इसके लिए अप्लाई करें।
मैं भी उसमें से मैंने भी अप्लाई किया तो मेरा फर्स्ट लेवल सिलेक्शन हो गया बेस्ड ऑन, मैंने पीछे इंग्लिश के फील्ड में जितने भी काम किए थे इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में। और सर फिर इंटरनेशनल साउथ एशियन स्कॉलरशिप में कुछ 35 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें इंडिया से मेरा सिलेक्शन हुआ था। वो मैं लिवरपूल गई थी, यूनाइटेड किंगडम गई थी, और वहाँ पर ये पहली बार था कि बेसिक शिक्षा विभाग, क्योंकि वहाँ पर सेकेंडरी स्कूल या ग्रेजुएट लेवल या अडल्ट इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये पहली बार था कि बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई रिप्रेजेंटेशन हो रहा उत्तर था। प्रदेश से जी। जो ये पैन रिसर्च का कार्यक्रम था, वहाँ पर एक गेस्ट लेक्चरर थे जो महाराष्ट्र से थे। वो IEEFL के प्लेटफॉर्म से काफ़ी सालों से जुड़े हुए थे, वहाँ पर गेस्ट लेक्चर देते थे वो। तो मैंने उनसे मुलाकात की और मैंने उनको कहा कि सर मैं अपने टीचर्स को पैन इंडिया लेवल पे लाना चाहती हूँ, ताकि वो बाहर देखें क्या क्या चल रहा है, उनका एक्सपोजर बढ़े, बहुत सीखे, क्योंकि ये एक व्यक्ति से नहीं हो सकता, आपको ऐसे कई व्यक्ति इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो वो हर ज़िले में, हर ब्लॉक पे जाएंगे। उसमें सर हमने कई अलग ज़िलों से भी लोग लिए। एक हमारा ग्रुप बना 35 लोगों का, और पहली बार बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के 21 लोगों ने हैदराबाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। तो ये पहला एक्सपोजर था, मतलब हमने अब वो 21 लोग तैयार कर दिए जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड थे इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग को आगे ले जाने के लिए। तो ये एफर्ट्स बढ़ते गए, लोग मिलते आकांक्षा, रहे। आपने बहुत पढ़ाई की है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बहुत सारे कोर्सेज। अगर आप याद करें तो आपके जीवन में किसी शिक्षक का बहुत प्रभाव रहा हो जिनको आप बहुत याद करते हो? सर ऐसा नहीं? टेक्निकली जब शुरुआत में मैं इंग्लिश में बात करती थी तो अपने ही शिक्षक इसको अलग तरीके से देखते थे। तो मुझे लगा कि इसकी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं कहूँगी जो उनकी क्रिटिसिज्म थी, जो उनकी नेगेटिव फीडबैक थी, मुझे लगा इसको कॉम्पनसेट करने के लिए इनको ये ज़ील जगाना पड़ेगा कि इंग्लिश मतलब कोई अंग्रेज नहीं है, ये ज़रूरत है, और ये मुझे आपको हम सबको सीखने की ज़रूरत है। अगर हम पब्लिक स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और अगर हम ही सशक्त नहीं होंगे तो हम अपने बच्चों को चलने वाले समाज के साथ कैसे खड़ा कर पाएंगे। इंग्लिश नीड है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है, उससे हमारी राजभाषा कहीं कम नहीं हो रही है। हिंदी पर आपकी पकड़, आपकी ज़रूरत है, आपकी मातृभाषा है, वो सबको बाय डिफ़ॉल्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आपको ग्लोबल प्लेयर बनना है तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए। और सर एक बहुत बड़ा, हम हमेशा न्यूज़पेपर में देखते थे या फिर कई मीडिया बंधु हमारे होते थे, वो जाके टीचर से सीधे स्पेलिंग ही पूछ लेते थे। तो जिस दौर में मैंने नौकरी ज्वाइन की थी, ऐसे कई वीडियो आते थे जिसमें सीक्रेट की स्पेलिंग गलत बता रहे हैं तो मजाक बन रहा है। तो आकांक्षा, आप ये जो करती हैं स्कूल में और स्कूल के बाहर और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स में, तो आपके जो कोलीग्स हैं, आपके साथ जो काम करने वाले शिक्षक हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? सर सबसे पहले तो उनको लगता है हमारे लिए काम बढ़ा रही है क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये करेंगी तो क्वेश्चन हमसे भी हो सकता है, जब ये कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। आप सपने देखती हैं? बहुत देखती हूँ सर, बिल्कुल देखती हूँ। किस तरह के सपने आपको आते हैं? सर मुझे हमेशा लगता है कि मुझे सोसाइटी में बहुत कंट्रीब्यूट करना है। कुछ कॉलिंग आती है मेरे को, अभी भी आती है। मुझे ऐसा लगता है शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बुनियादी बदलाव की ज़रूरत है, और कुछ भी करके एक कॉलिंग आती है कि नहीं, इसको इम्प्रूव करना है, और ये मुझे बहुत अपना सा लगता है। मुझे लगता है जैसे ये इसकी पहचान, कोई भी नेगेटिव रिपोर्टिंग सीधे मेरे दिल को लगती है। जैसे जब आप इंटरनेशनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं ना, तो चीन जब भारत के आसपास आता है ना तो ऐसा लगता है अपने घर में आ गया, क्योंकि तब आप चीज़ों को जानते हैं। तो जब हमें पता होता है कि चुनौतियाँ क्या हैं, अफसर क्या बन सकते हैं, बस लीडरशिप की अगर लीडरशिप आ जाती है तो हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे कार्यक्रम, हमारे प्रोजेक्ट को दिशा मिल जाती है। वरना सर हमारे विचार, हमारी सोच डब्बे में पड़कर साइड हो जाते हैं। आपने कभी सोचा आपकी जो ताकत है क्या है वो? मुझे लगता है निस्वार्थ कनेक्ट। और कोई एक ऐसी बात जिससे आप छुटकारा पाना चाहती हैं? कोई ऐसी कमजोरी, कोई ऐसा नेगेटिव पर्सनालिटी में, सोच में? सोच में सर कि जब भी आप काम कर रहे हैं तो कुछ लोग, सेक्शन ऑफ सोसाइटी ज़रूर होगा जो आपको डीमोरलाइज करेगा। जैसे मैंने व्यक्तिगत तौर पे देखा,
जब एक महिला काम करती है और अगर आप उसके काम को टक्कर ना दे पाए, तो पुरुष वर्ग प्लस महिला वर्ग जो ध्यान आपके से देखते हैं। वो आपके काम को आपके चरित्र से जोड़ देंगे या आपके मातृत्व से जोड़ देंगे। मतलब मैं इसको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर अधिकारी के टाइम पे, क्योंकि आपने अपना एक प्रोजेक्ट रखा, अधिकारी को उसमें इंटरेस्ट आया और उनका खुद का भी इंटरेस्ट है कि वो सोसाइटी को कुछ दे, तो वो अपनी लीडरशिप देते हैं, आप अपना आइडिया देते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो जो कमज़ोर लोग होते हैं जिनका उस तरफ कभी रुझान ही नहीं गया, उन्होंने देखा है एक महिला काम कर रही है और लोग इससे जुड़ते चले जा रहे हैं। कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई पैसा नहीं है, बस निस्वार्थ काम हो रहा है, तो ऐसे तो पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, फिर हमको कौन पूछेगा। ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या होती है, तो वो आके आपका जो पर्सनल लाइफ है या जो आपका एक प्रोफेशनल एक जीवन है, एक टीचर के रूप में एक जीवन है, आपने करीब 15 साल बिताए हैं। जी। हमारे दर्शकों को उनमें उसमें से कोई एक ऐसा अनुभव, कोई एक खास दिन जिसको आप अक्सर जिसको आप भूल नहीं पाती हैं। जी सर, हम लोगों ने गौतम बुद्ध नगर में 2019 में एक ईएलटी कॉन्फ्रेंस किया था, और उस ईएलटी कॉन्फ्रेंस में हमने शिक्षकों से बोला कि इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज पर वो पेपर प्रेजेंट करें। स्कूलों में जो हम टीचर्स को सिखाते थे नेचुरल वेज ऑफ लर्निंग इंग्लिश एंड स्पीकिंग इंग्लिश, और फिर हम उनको कहते थे जाके अपने स्कूल में इसको बच्चों को सिखाओ, और फिर हम बच्चों को बुलाते थे, बच्चों को पीयर ट्यूटर के रूप में तैयार करते थे, फिर बोलते थे जाके अब अपने साथियों को सिखाओ। और ये करने के बाद जब एक कंपाइल फॉर्म में हमने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी, और उसकी रिहर्सल में कुछ 20-25 बच्चे थे जो अलग अलग ब्लॉक के स्कूल से आए थे। उनको अगले दिन सभी अतिथियों के सामने अपना इंट्रोडक्शन अपने बारे में इंग्लिश में बताना था। सर वो दिन मैं कभी नहीं भूलती हूँ, जब वो बच्चे स्टेज पे आ रहे थे और इंग्लिश में बोल रहे थे, ऐसा मन भर गया कि ये कर सकते हैं। वो दिन मैं कभी नहीं भूलती। जानकारी के लिए और विजडम के लिए लोग अपने आसपास कोई ढूंढते हैं, खोजते हैं कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को पाया है, महिला पुरुष अपने आसपास, जिसको आप कहते हैं ना गो टू पर्सन? सर मेरा साधु संतों में बहुत आकर्षण रहा है, तो मैं कई साधु संतों के सानिध्य में रहती हूँ, उनको सुनती हूँ, उनकी सोच सुनती हूँ, और मैं बहुत हाईली मोटिवेटेड हूँ विवेकानंद जी से। उनको पढ़ती हूँ तो ऐसा पाती हूँ कि कई बार शायद मैंने भी वैसा फील किया है। तो सर लर्निंग तो जीवन में चलता रहता है और चलना चाहिए, वही चलता आपको रहता ऊपर है। करता है, तो मैं सीखती रहती हूँ। कोई टर्निंग पॉइंट? मेरी माता जी की डेथ। ओह, जी। अब वो नहीं है। अब वो नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और कई बार प्री निकाल चुकी थी। 2018 में मेंस के पास थी, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। जब उनका देह सामने पड़ा था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपके पास कितना वक्त है आपको पता नहीं है। तो एक एग्ज़ाम के पीछे भागने से अच्छा ये है कि आप जहाँ हो वहीं पर कुछ ऐसा करो जो कोई नहीं कर पाया। अगर आप बदलाव ही देखना चाहते हो तो वो एक अधिकारी बन के ही थोड़ा ना हो सकता है। बदलाव से मुझे याद आया, जी। अपने जीवन में आप कोई चीज़ बदलना चाहती हैं अभी तक के जीवन में? मौका अगर मिले फिर से लिखने का। तो सर मैं चाहूँगी कि मेरी बेसिक एजुकेशन थोड़ी स्ट्रांग होती। मुझे सरकारी स्कूल में कुछ बहुत अच्छे टीचर्स मिलते हैं, तो जो हायर लेवल पे मुझे भाषा के साथ संघर्ष करना पड़ा या कॉन्सेप्ट के साथ संघर्ष करना पड़ा, सेल्फ लर्निंग पे बहुत वक्त देना पड़ा, वो शायद मैं उस वक्त की डिमांड जो थी उस पर दे पाती और कहीं और कंट्रीब्यूट कर रही होती। आपको लगता है आप अपने जो प्रयास हैं उसमें सफल रही हैं या अभी कुछ और बाकी है? नहीं सर, प्रयास तो चलते रहेंगे, जब चलता तक रहता जीवन है। चलता रहेगा प्रयास तो चलते रहेंगे। स्कूल को लेके आपके मन में क्या कल्पना है कि भविष्य में इसको ऐसा दिखना चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है स्कूल बच्चों से बनता है, शिक्षकों से बनता है, तो मेरा हर बच्चा जब रियल लाइफ में पहुँचे तो वो रियल लाइफ के चैलेंजेस को, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लायक सक्षम हो। तो वो सक्षम होगा। साक्षरता और सक्षम होना ये दो अलग चीज़ें हैं। ABCD 1 2 3 इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, लेकिन
जीवन के हर पड़ाव पे सही क्या है गलत क्या है, कोई शिक्षक ना हो, माता पिता ना हो, कोई बड़ा ना हो, तो चोरी करनी है या मेहनत करनी है, ये डिसीजन लेने की हिम्मत एक शिक्षक बच्चे में दे सकता है। ये होना चाहिए। जब आप क्लास में हैं और बच्चों को पढ़ा रही हैं और कोई माता पिता अभिभावक आते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी कक्षा में बैठकर देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ कि आप क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? सौभाग्य का विषय है सर, सौभाग्य का विषय है। उनको पता चले कि हो सकता है वो अपने बच्चे को घर पे टैगिंग करते हो कि पढ़ता नहीं है, नालायक है, घूमता रहता है, वो देखें कि क्लास में उनका बच्चा कैसे बिहेव करता है। उनको समझ में आए कि अगर एनवायरनमेंट बदलेगा, अगर वो गाली गलौज नहीं देंगे तो शायद वो भी नहीं देगा। सौभाग्य की बात है। स्कूल के जो बाहर का वातावरण है उसमें बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। जी बच्चों में और अभिभावकों में भी सोशल मीडिया का बहुत प्रचलन है, बहुत समय जाता है इसमें। जी और बच्चों को इससे आगाह करने के लिए, इससे मना करने के लिए कई बार माता पिता नहीं सफल हो पाते। तो एक शिक्षक के रूप में आप इसको कैसे हैंडल करती हैं? सर, मुझे लगता है अगर जीवन में सही वजह हो तो भटकाव होगा ही नहीं। किसी के पास कुछ नहीं है करने को, तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई ट्रेनिंग नहीं है, हम्म, किसी के भी हाथ में आसानी से आ रही है और उसकी कॉस्ट बहुत कम देनी पड़ रही है, तो डाइवर्जन भी बहुत सारे हैं। लेकिन अगर उनको जीवन की सही वजह बता दी जाए, सही वक्त पे ये बता दिया जाए कि इसको करके आगे कहाँ पहुँचोगे और इसको करके कहाँ पहुँचोगे। जैसे जनरली मैं जो अपर प्राइमरी के बच्चे होते हैं, मैं उनको दो ही बातें कहती हूँ। पहली ये कि 8वीं के बाद तुम 9वीं में जाओगे नहीं जाओगे तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे माँ बाप चाहेंगे तो ऐसा होगा, तुम्हारा पढ़ने में अच्छा रिजल्ट आएगा तो ऐसा होगा, लेकिन 8वीं तक अपने आप को इस लायक बनाओ और 8वीं के बाद कोई ना कोई प्रोफेशनल, कोई व्यावसायिक कोर्स करो जिससे तुम्हें पैसे के लिए कभी कोई गलत काम ना करना पड़े। जैसे जो लड़कियां हैं उनको सिलाई का काम आए, वो ब्यूटिशियन का काम कोई सीखें, ऐसा कौशल? कौशल विकसित करें। आपका एक व्यक्तिगत जीवन है जिसमें परिवार है, बच्चे हैं, जी बच्चा है, पति है, जी उसके भी दायित्व हैं, और एक स्कूल है और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इसमें जो संतुलन होता है एक महिला को बिठाना पड़ता है अक्सर। जी बिल्कुल। तो आप कैसे बिठाती हैं इसमें संतुलन? सर, आपकी प्रायोरिटीज़ अगर क्लियर हैं और अगर आप निस्वार्थ भाव से दोनों जगह जुड़े हुए हैं, तो आपका परिवार भी समझता है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे, आप कुछ अच्छा ही कर रहे हैं और वो आपका साथ देते हैं। और मैं इसके लिए अपने आप को भाग्यशाली कह सकती हूँ कि मेरे पति देव और मेरा बेटा दोनों ने ही मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और मुझे लगता है जब इतने सारे बच्चों का भविष्य बनाएंगे तो इनकी दुआओं से मेरा बच्चा तो अपने आप कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। आपको डर लगता है? नहीं, किसी चीज़ से नहीं? मुझे डर नहीं लगता। मनुष्य से भी नहीं? और नहीं लगता। आपके छात्रों के साथ अगर कोई अन्याय होता है या आपके साथ कोई इनजस्टिस, अन्याय होता है, करता है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अभी आपने क्वेश्चन पूछा था आप क्या कंट्रोल करना चाहेंगे, तो अन्याय की खिलाफत मुझसे बहुत जल्दी हो जाती है। वोकल? वो कल हूँ और मैं होना चाहिए। अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, और किसी भी महिला, किसी भी पुरुष जो नहीं हो पा रहा अपने लिए, मैं वोकल हूँ, खिलाफत करती हूँ मैं। तो हमारे दर्शकों और श्रोताओं में जो शिक्षक हैं उनसे आप ये बात कहेंगी कि उनको अपनी बात ज़ोर से कहनी आनी चाहिए नहीं, जहाँ सही बात है? मुझे लगता है अगर बात सही है तो धीरे भी कहेंगे तो चलेगा। तो चलेगा, उसके लिए आवाज़ ऊंची करने की आवाज़ जरूरत। ऊंची तब करनी पड़ती है जब बात में दम नहीं होता। हम्म, अगर बात में दम है तो सहजता के साथ आप बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को, बड़े से बड़े रिजेक्शन को, बड़े से बड़े ऑपोजिशन को बहुत सहजता के साथ रख सकते हैं। लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है और आज आप उसे सही मान रहे हैं या सह रहे हैं, तो वो कल उससे ज़्यादा ही गलत रिजल्ट देगा जो आज दे सकता है। तो जैसे सांप को काटना आता है, वो आज ही नहीं काट रहा है, वो कभी भी काट सकता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, गलत चीज़ का गलत ही रिजल्ट होता है, तो उसको जितनी जल्दी हो सके सहजता के साथ, मजबूती के साथ, लॉजिक के साथ, रीजनिंग के साथ अपोज रखना करें। आना चाहिए। रखना चाहिए, बिल्कुल। आप रखना सब आना चाहिए आना चाहिए, और बिल्कुल रखना भी चाहिए। बिल्कुल। एक शिक्षक के रूप में आपका अनुभव है, उस अनुभव ने आपके व्यक्तित्व को कितना बदला होगा, अगर मैं पूछूं तो? मुझे लगता है मैं बुनियादी चीज़ों को बेहतर समझती हूँ, इंसान को उसकी परिस्थितियों में जज नहीं करती,
अगर किसी ने कोई गलती भी की है तो मैं गलती से पहले ये समझने की कोशिश करती हूँ कि क्या वो रीज़न रहे होंगे, और रूट कॉज पे जाकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। और मुझे लगता है कि मैं व्यक्तिगत तौर पे हर व्यक्ति को उसके प्लस और माइनस के साथ एक्सेप्ट करती हूँ, और ये जो निस्वार्थ प्रेम मिलता है बच्चों की तरफ से, जो कोई रिश्ते में आपके नहीं लगते, वही पूंजी है। वही पूंजी है, वही सेटिस्फेक्शन है। काम को देख के और मेहनत को देख के प्रशंसा होती है तो अच्छा लगता है, ये बहुत स्वाभाविक है। आपको अवार्ड मिले होंगे, जी। किस बात का अवार्ड? जी, मुझे राज्य अध्यापक पुरस्कार मिला था 2019 में। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इंटरनेशनल साउथ एशियन स्कॉलरशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग पर अपने जनपद में ब्लॉग्स पर टीचर्स के साथ, एल्डरली एजुकेटर्स के साथ और होम मेकर्स के साथ बहुत तरीके के प्रोजेक्ट चलाए। ऐसा आनंद आता था ऐसे काम करने में। अंडर प्रिविलेज बच्चे जो सड़कों पे भीख मांगते हैं, पुलिस के साथ मिलकर उनके लिए प्रोजेक्ट चलाए। और जब कोविड था तो हमने ई पाठशाला में कंट्रीब्यूट करने के लिए डिजिटल सेवाएं, लोगों के जो यूजलेस इक्विपमेंट थे उनको लेके उनको सही करवा के बच्चों तक पहुंचाए। तो ऐसे बहुत सारे काम किए। एक प्रयोग आपने किया था, जो रिटायर्ड लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, महिला पुरुष, उनको आपने स्कूल में बुलाया, जी वो समय दें और अपने बच्चों को सिखाएं कुछ कुछ। जी तो स्कूल को जो मिला होगा उसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ। जी अनुभव मिलता है, ज्ञान मिलता है, समझदारी मिलती है जी और आशीष मिलता है। लेकिन उन लोगों को कैसा लगा होगा, मैं ये अनुमान नहीं लगा पाता हूँ। जी। सर देखिए, कई महिलाएं जो बच्चों के होने के बाद या पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वर्क फोर्स में नहीं है। एज इन टर्म्स ऑफ मनी वो कुछ अर्न नहीं कर पा रही है, लेकिन उनमें टैलेंट पूरा है। और कुछ बुजुर्ग जो अच्छी अच्छी पोजीशन से रिटायर्ड हैं, जिनके पास अनुभव है, जिनके पास ज्ञान देने के लिए जो संयम है, जो स्थायित्व है, वो है। तो क्या किया कि ऐसे बुजुर्ग पुरुष, महिलाएं और होम मेकर्स को हमने इनवाइट किया। हमने कहा हम इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हर स्कूल में हर टीचर इंग्लिश पढ़ाने के लिए तैयार हो ऐसा ज़रूरी नहीं। तो हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी और उनके पास काम और सेटिस्फेक्शन की कमी थी। तो ये हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, विन विन सिचुएशन हो गई। वो स्कूल में आके घंटा 2 घंटा बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं हमारे दिए मॉड्यूल पे, करें। और वापस में बच्चे उनको जो प्यार, सम्मान, और गलियों में, क्योंकि वो उसी मोहल्ले पड़ोस के लोग होते थे, तो उस महिला को जिसको कोई नहीं पूछा, जब हमारा बच्चा भागता हुआ जाता है और पैर छूता है उसके 4 लोगों के सामने, खुशी होती खुशी होती है। उनको लगता है कि हम डायरेक्टली कुछ और कंट्रीब्यूट उसका कर कोई पा रहे हैं। मूल्य नहीं है। कोई मूल्य नहीं सर। शिक्षा में पिछले 7-8 सालों में बहुत तेज़ी से बदलाव हुए हैं। जी स्कूल की जो स्थिति है, उसका जो वातावरण है, उसका जो रूप है, उसमें बहुत बदलाव हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ है और स्कूल सुंदर दिखते हैं, दूर से ही दिखाई देंगे आपको। जी और स्कूल के अंदर, कक्षा के अंदर बदलाव के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। आपने कुछ प्रयासों के बारे में और व्यक्तिगत प्रयासों के बारे में आपने चर्चा भी किया है। आप उसमें कोई एक चीज़ ऐसा और जोड़ना चाहती हैं कि अगर ये भी हो तो और अच्छा रहेगा? आपको बाहर का भी अनुभव है, जी आपने स्कूल देखे होंगे, जी तो वहाँ से कोई आइडिया लगा हो आपको कि नहीं, ये अगर हमारे स्कूल में हो तो और अच्छा रहता? सर, एक क्या, मैं 2 स्तर पे इसको बोलना चाहूँगी जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव रहे हैं बाहर के देशों में, जो मैंने देखा है। पहला तो ये कि टीचर को थोड़ी फ्रीडम होनी चाहिए। जैसे राज्य स्तर पर एक मॉड्यूल डेवलप्ड है, किसको क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कौन से घंटे में पढ़ाना है, ये सब कुछ डिसाइडेड है। एंड डेफिनेटली बहुत वेलकमिंग स्टेप है ये, क्योंकि राज्य हर गांव के बारे में शिक्षक सोचता है। को भी सहूलियत है। बिल्कुल। और हर तरीके का शिक्षक, क्योंकि कुछ स्पॉन्टेनियस है और कुछ को चाहिए कि इस पैटर्न में ही कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा वेलकमिंग स्टेप है। लेकिन इस प्रोसेस में कुछ टीचर जो हमेशा इससे ऊपर करते थे या इससे अलग कुछ कर सकते हैं, थोड़ा और क्रिएटिव हो सकते थे, वो शायद इसमें सिमट गए। तो ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि टीचर्स को थोड़ी सी फ्रीडम मिले। दूसरा ये सर कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, मैंने बाहर के देशों में देखा है कि एल्टर्न आबंड होती है, मतलब
केवल उसमें कोई शिक्षक नहीं है, बच्चे नहीं है, बच्चों के माँ बाप किसी एक शाम को 3 महीने में मिलते हैं, जिसमें वो अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं, जिसमें वो ये तय करते हैं कि मेरा बच्चा 5वीं के बाद किस तरीके के स्कूल में जाएगा, जिसमें वो ये तय करते हैं कि मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, क्या इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। मुझे लगता है एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमें ये ज़रूर करना चाहिए। अभिभावकों के लिए एक शाम रखनी चाहिए जिसमें वो आए, फ्री होकर अपने बच्चों के बारे में बात कर सकें, जो उनके मन में आता है उसके बारे में बात कर सकें। मुझे लगता है इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर सकते हैं। आज की बातचीत में मेरा आखिरी सवाल आकांक्षा आपसे ये है, जी, मानिए कि आप लाइव हैं और आपके सामने दर्शकों में बच्चे हैं स्कूल के, उनके माँ बाप हैं और बहुत सारे शिक्षक हैं, माता पिता, अभिभावक हैं बहुत, तो उस लाइव संबोधन में आप क्या संदेश देना चाहेंगी बच्चों को, शिक्षकों को और माता पिता को, अगर आप दे सकें तो? जी सर, वैसे तो मैं संदेश नहीं देना चाहती हैं? संदेश नहीं देना चाहती हूँ। कोई एक बात कहना चाहें अगर? अपने अनुभव के आधार पर मैं यही कहना चाहूँगी कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की क्षमताएं अलग हैं, तो बच्चों को कंपेयर ना करें, बच्चों को फ्रीडम दें कि वो जो एक जन्मजात एबिलिटी लेके आया है कुछ अलग करने की, उसको पानी मिले, उसको सपोर्ट मिले, क्योंकि हर व्यक्ति एक सा नहीं है, सबके गुण अलग अलग हैं और सब में अलग अलग क्षमताएं हैं। तो रैट रेस ना बनाए, जो बच्चा जिस चीज़ में पारंगत हासिल कर सकता है, एबिलिटी है, उसको प्लीज़ पहचानें और उसको आगे बढ़ावा दें। टीचर्स के लेवल पे मैं ये कहूँगी कि शिक्षक होना एक नौकरी से ज़्यादा एक बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है। आप क्या बोलते हैं, कैसे बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, इस सब का प्रभाव किसी के व्यक्तित्व पर पड़ रहा है। आपको पता नहीं है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप हज़ारों बच्चों का व्यक्तित्व बना रहे हैं। इसकी कोई क्लास नहीं है, ये दिन प्रतिदिन के जो व्यवहार है हर क्षण हो रहा है। इसका कोई शेड्यूल नहीं है, इसका कोई टाइम टेबल में क्लास ही नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत लंबा है और आपका कहना, आपका करना, आपका देखना सब उन पर प्रभाव डालता है। तो सामाजिक जिम्मेदारी है, और अगर आप बच्चों से कनेक्ट करेंगे, ये मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे बता रही हूँ, आपके अनुभव डेफिनेटली मुझसे अलग हो सकते हैं। कनेक्शन प्राइमरी नीड है। एक बार अगर आप बच्चों से कनेक्ट कर गए तो मुझे लगता है पढ़ाई तो मुद्दा है ही नहीं। आप उन्हें जो करवाना चाहें, जो पढ़ाना चाहें, बहुत सहजता के साथ पढ़ा सकते हैं। तो आज की बातचीत यहीं विराम है, और आकांक्षा आप आई और आपने बहुत समय दिया, आपको बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। नमस्कार।